गुड इवनिंग क्लास। आप लोग को गुड इवनिंग। जल्दी बैठिए, इससे पहले के क्लास में कहां तक समझा दिए थे? इंडियन ज्योग्राफी चला था ना, इसमें हम भारत का भौगोलिक विभाजन बता रहे थे। भारत का क्या बता रहे थे? भौगोलिक विभाजन। कल टेक्निकल फॉल्ट आ गया था बाबू, इसलिए क्लास नहीं हो पाया था। इसलिए कल ना मैप हुआ था ना ही कल ज्योग्राफी हुआ था, दोनों क्लास नहीं हुआ था। मैप ज्योग्राफी दोनों में से कोई नहीं हुआ। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए, ये हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का भौगोलिक विभाजन देखे थे। भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले क्या था? उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, ये बता दिए थे। पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हिमालय की हम 4 श्रेणियां बता दिए थे, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, समझा दिए थे। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हम आपको समझाए थे इसका ये प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हम हिमालय की कई चोटियों के बारे में भी बताए थे, हालांकि उसे नदियों के आधार पर बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? नदियों के आकार पे बांटा गया था कि कौन कौन सी नदियां हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये भी कंप्लीट हो गया था। इन दोनों का पीडीएफ मिल गया था, पीडीएफ मिल गया था। तीसरा का पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को, ये मंडे को मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार अभी तो रनिंग में था, अभी चल ही रहा था। प्रायद्वीपीय पठार पुराना है या नवीन है? बहुत पुराना है। इसकी चट्टानें कठोर है या मुलायम है? बहुत पहले ही सब चीजों को समझा दिए थे हम, पिछले साल मतलब 2-3 दिन पहले समझाते कि नहीं समझाते? ये ट्रैप है। क्या है? ट्रैप। किसका ट्रैप है? लावा से बना हुआ ट्रैप, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। ये बहुत ही कठोर एरिया है। इसका पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है, पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है, पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है। और अगर उत्तर से दक्षिण तुलना करें तो दक्षिण की चोटियां ज्यादा ऊंची है, और इस जैसे जैसे ये पश्चिमी घाट आगे जाएगा इसकी चोटियां कम ऊंची। यहाँ पर लावा का विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है? ज्यादा देखने को मिलता है। और ये अरब सागर में भी इसका लावा का विस्तार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम वाला जगह का नाम क्या है? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। ये कौन सा ट्रैप है? दक्कन ट्रैप। यही जब दूर दूर गया है दक्कन ट्रैप, तो यह पठार का निर्माण कर दिया है। उस साइड का ढाल क्या है? कम है। इस वजह से नदियां हमेशा इधर किधर से किधर जाती हैं? पश्चिम से पूरब। 2 नदी बताइए जो पश्चिम से पूरब नहीं? नर्मदा और ताप्ती। वो भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में फंस जाती है सब, क्योंकि उस साइड उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल पाता है। एक चीज और ध्यान समझिए, यही हल्ला कौन कर रहा है? यहां तक आवाज नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए इधर।
यहाँ से नदियां जब भी निकलती हैं तो इधर पश्चिम से किधर जाएगी, पूरब की ओर। नदियां पश्चिम से किधर जाती है, पूरब की ओर जाती है। इन नदियों में कचरा नहीं पाया जाता है, इन नदियों में कचरा या अवसाद नहीं पाया जाता है। अवसाद का मतलब होता है जो मिट्टियां जो नीचे से काट ले जाती है उसको। ऐसा इसमें अवसाद या गाद की मात्रा कम क्यों होती है, तो इसका रीजन ये है कि ये जिस चट्टानी एरिया में बहती है ना, इसका चट्टान नीचे से इतना कठोर है, इतना कठोर है, जिसकी वजह से उसमें काट छाट नहीं हो पाता है। इस वजह से प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, कठोर चट्टान के ऊपर बहने के कारण उसमें गाद की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? इसमें से कुछ नदियां पश्चिम की ओर भी बहती हैं और कुछ नदियां पूरब की ओर बहती हैं। ये कौन लड़का है बेवकूफ कर रहा है? सर कल का क्लास हुआ था, मजा आया है? सब बैल है, सब एकदम कल का क्लास बैल कहीं का। ये पहाड़ कौन सा है? पश्चिमी घाट। पहाड़ का नाम पश्चिमी घाट। ये मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो एक क्वेश्चन पक्का पूछता है कि प्रायद्वीपीय नदियां और उत्तर भारत की नदियों की तुलना करिए। अब बताओ भैया, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये तो बात सही है कि ऊंचा है, लेकिन क्या ये हिमालय की इतना ऊंचा है? हिमालय की जहां औसत ऊंचाई ट्रांस हिमालय की 6000 मीटर थी, मुख्य हिमालय की 6100 थी, और ये जो बृहद था या लघु या मध्य हिमालय लगभग 3000 था। इन लोग का अधिकतम 3000 नहीं है, इन लोग का अधिकतम 3000 नहीं है। तो क्या यहाँ प्रायद्वीपीय पठार वाला जो एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार में ग्लेशियर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो ग्लेशियर नहीं पाने की वजह से प्रायद्वीपीय पठार से जितनी नदियां निकलती हैं, क्या उनमें पानी ज्यादा रहेगा? पानी ज्यादा नहीं रहेगा। गाद ज्यादा रहेगा? गाद नहीं होने का रीजन क्या है कि नीचे का जमीन कठोर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम दिशा में है कि पूरब दिशा में? अच्छा, ढाल उधर क्यों बन गया था? क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार इसी साइड से हुआ था, इस साइड से हुआ था, यहीं पे क्या हो गया था, जमा हो गया था। ये सब उत्पत्ति वगैरह तो हम बता ही दिए थे आप लोग को। अब हमको बस वो जगह बताना था कहाँ कहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, कहाँ कहाँ नहीं है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो बेवकूफ में करा नर्मदा। सब मंटेसरी वाला आता है सब ना, तो सब यहीं आके रिसर्च करता है, सब देखता है सर खान जीएस रिसर्च सेंटर, यहीं आके रिसर्च करो। ये रिसर्च करना चालू कर देगा। कितने में रहने दे, ऊपर से तो काम नहीं हम लोग को। ये प्रायद्वीपीय पठार यहाँ राजस्थान से भी चालू हो जाता है, मध्य प्रदेश, यूपी में तो बस थोड़ा सा एरिया, झारखंड, क्या पश्चिम बंगाल में जाएगा? उड़ीसा के इस साइड में आएगा। इधर क्यों नहीं जाता है? तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। और ये सब कौन सा है भैया? पश्चिमी। यहाँ से ये टोटल का टोटल कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को दो भाग में बांटने वाली नदी नर्मदा नदी। ये रही मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसके जो पहले बता दिए थे उसको बताते चलिए आप। ये महाराष्ट्र में मेन हिस्सा में क्या कहेंगे? दक्कन ट्रैप। हालांकि बाकी सबका सब क्या है? सबका सब दक्कन ट्रैप ही है, लेकिन यहाँ सबसे मुख्य रूप से कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। ये वाला कौन सा पठार है? विदर्भ। कौन पठार? विदर्भ। महाराष्ट्र में आता है विदर्भ का पठार। रायलसीमा का पठार किधर आएगा? आंध्र प्रदेश। रायलसीमा का पठार, धारवाड़ का पठार, कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में आ जाता है, धारवाड़ का पठार। और बाकी जितने पठार जिस जगह पे जाते हैं उसी नाम से जाना जाता है। ये रायलसीमा के पठार जब तेलंगाना अलग हो गया तो इन लोगों ने कहने लगा भाई मेरा तेलंगाना का पठार, तब रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश तक रह गया। ये कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। ये तमिलनाडु का पठार। कौन सा पठार भाई? तमिलनाडु का पठार। इस पठार का जो पश्चिमी भाग है, बेसिकली महाराष्ट्र के पास वाला एरिया, ये इतना मोटा परत है दक्कन ट्रैप की, इसके नीचे का खनन बहुत कम हो पाया है। इधर वाले में खनन ज्यादा होता है। इसी का विस्तार किस डायरेक्शन में है? पूरब डायरेक्शन में। इस दक्कन के पठार का ही डायरेक्ट विस्तार पूरा इस साइड तक है, अरुणाचल प्रदेश तक में भी है यहाँ पर। अब हम लोग ऊपर के भाग को देखते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर का जो भाग है वो कौन सा पर्वत है? यहाँ पर विंध्याचल। नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर पर्वत का नाम विंध्याचल। तो यहाँ पठार का नाम है विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार? विंध्याचल का पठार। पठार और पर्वत में बहुत का अंतर नहीं होता।
पठार और पर्वत में बहुत का अंतर नहीं होता है, पर दोनों के दोनों हाइट पर होते हैं। बस एक का ऊपर का एरिया कैसा होता है, कोना निकला होता है, और बाकी में एक तो बराबर रहता है। वो क्या हो गया, पठार हो गया। जैसे आप इस क्लासरूम को देखिए, अब भाई लाइव वाले लोग इस क्लासरूम को कैसे देखेंगे, ये क्लासरूम जो है पठार की तरह है। कैसा है क्लासरूम, पठार की तरह। लेकिन अगर कोई इसके छत पे चढ़ जाएगा तो ध्यान दीजिए, छत कैसा है, कोना की तरह है। इसे इसका छत कैसा है, छतवा देखना ऊपर है कि नहीं, ऐसे यहाँ देखेगा, सिया तो बराबर है, वहां ऐसे कैसा निकला हुआ है, कोना। हाँ, ये है कि 1000 मीटर ऊंचा नहीं है। तेरा कैमरा घुमाइए, ये ऐसा नहीं। तो अगर कोई छत पे चढ़ गया तो वो किस पे चढ़ गया, पहाड़ पर। आप लोग किस पे, पठार पर। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा यहाँ पे। ये पठार कौन सा हो गया भैया, विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार, विंध्याचल का पठार। वही अब विंध्याचल के पठार से यहाँ 3 पठार मिलेंगे आपको। एक यहाँ राजस्थान की ओर चल जाएगा, मालवा का पठार। कौन सा पठार, पठार का नाम बोलिए, मालवा का पठार। यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार। मस्तानी कहाँ की थी, बुंदेलखंड। तो ये बताइए, भोपाल के जस्ट ऊपर वाला ग्वालियर वगैरह वाला एरिया कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। और वही मध्य प्रदेश की इधर सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, ये वाला पठार बघेलखंड का पठार। ये पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़ भी किसमें चलाता है, बघेलखंड। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटने वाली नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी के नीचे का भाग दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप कहलाता है, जिसका मुख्य हिस्सा कहां पर है, महाराष्ट्र। इसका पूर्वी भाग विदर्भ, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश में रायलसीना का पठार, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार। अब ये नर्मदा नदी के ऊपर का भाग को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि बीचों बीच में और ऊंचा हुआ है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि। इस मध्यवर्ती उच्च भूमि का पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा, मालवा का पठार। कौन पठार है, मालवा का पठार। ये नीचे वाला विंध्याचल का पठार, ये वाला बुंदेलखंड, ये वाला बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए बुंदेलखंड और बघेलखंड में। अब इसकी का एक विस्तार झारखंड में है, इसे क्या कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पठार का नाम बोलिए, छोटा नागपुर। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में पाया जाएगा, छोटा नागपुर के पठार में। इसी ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ तक था, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। लेकिन बीच में धंस गया कौन सा एरिया, मालदा दरार। मालदा दरार बीच में धंस गया, तो ये साइड में अलग हो गया। यहाँ पर ये मेघालय का पठार हो गया, तो इसे पूर्वोत्तर का पठार कहते हैं या मेघालय का पठार कहते हैं। इसी का कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश तक में भी जा चुका है। तो ये मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है, दक्कन का पठार। मतलब ओवरऑल इसी का हिस्सा है, दक्कन के पठार का है। मेघालय के पठार को और छोटा नागपुर के पठार को अलग कौन करता है, मालदा दरार। मेघालय की पठार की 3 प्रमुख चोटियां, गारो, खासी, जैंतिया। छोटा नागपुर का पठार भी कोयला के लिए फेमस है। छोटा नागपुर का पठार किस लिए है, कोयला के। और ये आपका यहाँ देखेंगे गारो, खासी, जैंतिया। इसमें से जो जैंतिया पहाड़ ये भी कोयला के लिए फेमस है। यहाँ पे भी खनिज ज्यादा निकलता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया। यूरेनियम का क्या पाया गया, यूरेनियम का बहुत बड़ा यहाँ पर भंडार मिला है। तो ये पूरे पठार का क्या चीज है भैया, आपका प्रादेशिक विभाजन है। हम आपको पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार 2 टाइप में बताएं। क्या बताएं, 2 टाइप। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, नहीं होता है। चलो इधर देखो ध्यान से, नक्शा में दे देंगे इसको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की हम 2 टाइप से बताएं। एक आपको उत्पत्ति बताएं, उत्पत्ति किस सिलसिले में हुआ कि जो ये सोच रहा मकर रेखा से कहां आ रहा था, कर्क रेखा की ओर आके टकरा गया किससे, अरब सागरीय प्लेट से। वहां ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन। वहां से क्या निकला, लावा निकला। उस लावा से अरब सागर में जो जीव जंतु दब के मरे, वहां पेट्रोलियम बन गया। उसे क्या कहते हैं, दक्कन बॉम्बे हाइट। और जो इधर चट्टाने बीच गई, दक्कन ट्रैप। यहाँ वाली चट्टाने मोटी परत में हो गई। यही एक पहाड़ भी खड़ा हो गया। इस पहाड़ का नाम क्या हो गया, पश्चिमी घाट। कौन सा पहाड़, पश्चिमी घाट। इधर जो खड़ा हो गया, पूर्वी घाट। क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन के पठार या प्रायद्वीपीय पठार
का कगार, कगार मतलब बाउंड्री, कगार मतलब बाउंड्री, कगार का काम कौन करता है? पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक्चुअली में ये पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है जो इसकी बाउंड्री का निर्माण कर देती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के बाद का एरिया इस पठार में नहीं आता है, इसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट के बाद का एरिया इस पठार में नहीं आता है, इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसके अंदर का एरिया ही क्या कहलाता है? पठार। इसमें सबसे ज्यादा कोयला किस पठार में पाया जाएगा? छोटा नागपुर के पठार। सबसे ज्यादा लौह अयस्क छोटा नागपुर का पठार में, आयरन और तांबा इत्यादि छोटा नागपुर के पठार में। सबसे ज्यादा सोना पाया जाएगा तो धारवाड़ के पठार में, सबसे ज्यादा सोना धारवाड़ के पठार में। कर्नाटक में कोलार की सोने की खदान है, कर्नाटक में क्या है? कोलार की सोने की खदान। किस लिए फेमस है भैया? सोना के लिए। अब यहाँ तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोयला निकलता है तमिलनाडु में। आप बताइए इस एरिया में या फिर इस एरिया में कोयला कहाँ से निकलते हैं सब? वहां पे कोयला बने कैसे थे सब? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। और क्या ये कोयला, आप खुद से बताइए, जितना यहाँ कोयला है ये सारे के सारे कोयला एक कैटेगरी के होंगे कि अलग अलग? क्यों अलग अलग हो जाएंगे? कहीं कम ज्यादा नहीं, तो लोग धीरे धीरे सोच रहा है, लोग बढ़िया से नहीं सोच रहा। भारत डायरेक्ट कर्क रेखा पे था, पहले कहाँ था? और क्या पूरा भारत यहाँ था? केवल दक्षिण भारत। तो जब ये मकर रेखा पर होगा तो इस मकर रेखा के हिसाब से यहाँ पेड़ पौधे होंगे जैसी यहाँ की जलवायु है, और इसी मकर रेखा के हिसाब से यहाँ जीव जंतु भी होंगे जैसे यहाँ की जलवायु है। कुछ करोड़ साल बाद भारत कहाँ आया था? विषुवत रेखा पर। उसके कुछ करोड़ साल बाद कहाँ चला गया था? कर्क रेखा पर चला गया था। समझा दिए थे कि नहीं समझा? तो अलग अलग टाइप के जीव जंतु इसमें दब के मरे हैं, अलग अलग टाइप की वनस्पतियां इसमें दब कर मरी हैं। इस वजह से, हाँ वेरी गुड, ये सीबीएसई बोर्ड लड़की है सानू कुमारी, बहुत तेज है वो। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाली, मतलब अलग अलग टाइप की क्या था? वनस्पति तथा जीव जंतु थे सब, उसको फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। समझाया? तो वही कहने का सेंस है कि भाई अलग अलग टाइप के थे सब। सीबीएसई वाला कम बोलता है लेकिन सटीक बोल देता है, कम भी जन्मे करता है सुसु, लेकिन सटीक जानता है एकदम। चलो ध्यान समझो, अलग अलग वनस्पति पाए जाते थे। इसी कारण छोटा नागपुर के पठार से सट कर यह पठार बघेल खंड है। कौन सा खंड है? बघेल खंड में एक जगह है सिंगरौली। कौन सा जगह है? सिंगरौली। सिंगरौली में जो कोयले की परत है, भारत में सबसे ज्यादा मोटी कोयले की परत है, सबसे मोटी कोयले। यहाँ यानी यहाँ भैंस बराबर ज्यादा जानवर होगा, भयानक भयानक जानवर होगा, दबा गया होगा, सब मोटका मोटका पेड़ होगा इस साइड में। तो अलग अलग टाइप का, अब जैसे मान के चले हम दबा जाएंगे, सपोज कहीं भूकंप आया, हम दबा के चल गए 200 फीट नीचे, 1-8 करोड़ साल बाद निकलेगा तो कितना कोयला निकलेगा? 30-40 किलो। और वो को ना सॉलिड कोयला नहीं निकलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वही कहीं खल्ली दवाई रहेगा तो एकदम जबरदस्त पत्थर कोयला मिलेगा, मोटा साइज का कोयला, बड़ा सा। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के क्या मिलते हैं? वनस्पति मिलते हैं। यही वजह है कि दक्कन का ट्रैप, दक्कन का प्रायद्वीप में अलग अलग एरिया में अलग अलग वनस्पति पाए, मतलब खनिज पाए जाएगा। यहाँ कहीं सोना पाया जाएगा तो कहीं कोयला पाया जाएगा, अभरक पाया जाता है यहाँ पर, तो किसी साइड में मूंगा पाया जाएगा, यहाँ मेघालय के यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। तो कब कौन से टाइप के जीव थे, कैसा पेड़ पौधा था, इस वजह से इसमें अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। हाँ क्या? मूंग वो अलग होता है, मोती होता है, हाँ मोती वो अलग टाइप, वो अलग प्राप्त होता है आपका सीप से। सीप वाला जो जलीय जीव होते हैं सब उसमें, वो इस साइड में पाए जाएंगे, समुद्र के किनारे वाला एरिया में। कह रहा है कि मोती जो लड़की पहनती है वो अलग होता है। लड़का कौन पहनता है? तो पहना है, अजब हाल है। लड़का मोती पहनेगा, गिरा उरा के चलाएगा। लड़का सब इसे पहनता नहीं है सर। हकीकत में लड़का को 4 अंगूठी दीजिएगा, 1 महीना बाद देखिएगा एगो भुलवा देले रहेगा। है कि नहीं? उसका इतना फुर्सत है अंगूठी पहनने का, ना तो कोनो चुरा लेगा। आगे बढ़ते हैं। इस पश्चिमी घाट का कगार कौन बनाता है?
सॉरी प्रायद्वीपीय पठार का कगार कौन बनाएगा? पश्चिमी घाट, और इधर में पूर्वी घाट। अब हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देख लेंगे तो पठार का काम हो जाएगा, क्योंकि पठारों की हम लोगों ने क्या देख लिया? उत्पत्ति देख लिए, कहाँ कौन सा पठार है ये देख लिए। अब इस पठार का बाउंड्री बनाने वाला पश्चिमी पूर्वी घाट अगर देख लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा? तटीय मैदान, और तटीय मैदान देखने के बाद ये द्वीप समूह, ये दो द्वीप समूह देखेंगे। तो 4 टाइप का भारत का भौगोलिक विभाजन था। तो ओवरऑल हम तो भौगोलिक विभाजन देख लेंगे, उसके बाद आप आगे देखते चलेंगे लोग कैसे कैसे क्या हो रहा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखते हैं। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, पश्चिमी घाट कैसा है? ज्यादा ऊंचा है, और एक कंटिन्यूअस है, ज्यादा ऊंचा भी है और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं ज्यादा टूट फूट नहीं है, और ये बहुत नीचे तक गया है। इवन इस धस के श्रीलंका में भी चल गया है, यहाँ धस गया है। राम सेतु देखेंगे ना यहाँ पर, तो भारत और श्रीलंका के बीच में डूबने भर का पानी नहीं है, हेल के आदमी निकल जाता है, उसमें बस चलती है समुद्रवा में, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये एक सतत पहाड़ियां है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, टूट फूट नहीं देखी जाती है इस पहाड़ियों में, और ये बहुत ही ऊंची है। इसकी एवरेज ऊंचाई लगभग आपका 1500 फीट है, 1500 मीटर है। तो ये ऊंची हो जाती है। ऊंची होने की वजह से यहाँ वर्षा ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा वर्षा, और ऊंचाई होने की वजह से वर्षा ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या है? इस साइड में तो अरब सागर है, इस साइड में क्या है? अरब सागर। अरब सागर का पानी जब भाप बनता है तो भाप बनने के बाद ही वही तो बादल बनाता है। आप बताइए बादल में पानी कहाँ से आते हैं? तो समुद्र का पानी भाप बनता है, और ये भाप बनकर जब ये भारत की ओर आता है तो कौन पहाड़ से टकराता है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट पर बहुत ज्यादा वर्षा कराएगा। जो जगह पश्चिमी घाट से दूर होगा उधर वर्षा ज्यादा नहीं होगा। इसलिए महाराष्ट्र का अंदर का खुद के भाग में सूखा पड़ा होता है। आप सुने होंगे कि महाराष्ट्र में मैच कभी कभी रोक दिया जाता है सूखे के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर पठार में दर्रा हो सकता है, एकदम हो सकता है, लेकिन वो पठार के ऊपर जब पहाड़ बनेगा तो वहां दर्रा होगा। केवल पठार पर दर्रा नहीं हो सकता है। अगर ये पठार है, जैसे यहाँ बताया था ना भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, तो वो पठार पे है, लेकिन किस पहाड़ को काट कर है? पश्चिमी घाट पहाड़ को काट कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप बताइए भाई, इस पठार का कगार कौन करता है? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार का कगार यानी बाउंड्री कौन बनाता है? पश्चिमी घाट। यह पश्चिमी घाट भारत में वर्षा को क्या करती है? टकरा कर रोकती है। तो यहाँ पर वर्षा होगा कि नहीं होगा? हो जाता है। तो इस पश्चिमी घाट से दो नदियां निकलती हैं, मतलब 2 टाइप के। कुछ डायरेक्ट इधर निकल जाती है, पश्चिमी घाट से निकलेगी तो सीधे इधर चली जाएगी, कुछ उधर जाती है। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब हर तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। यहाँ पर सांपों की सबसे ज्यादा कैटेगरी, पेड़ पौधों की, जानवरों की। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे, विश्व पर्यावरण संगठन ने इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भारत के जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस पे कोई चोट, मतलब ये कटाई वगैरह नहीं होगा। चोरी छुपे भले अलग कर लेते हैं। इसका विस्तार कहां तक चला जाता है? श्रीलंका तक चला जाता है। और ये कंटिन्यू है कि टूटी फूटी है? कंटिन्यू है। डायरेक्ट तो बनी थी कि, अच्छा बताइए ये किस कारण बनी थी? हिमालय की तरफ मोड़दार होगी कि ज्वालामुखी के कारण? ज्वालामुखी के किस क्रिया से बनी थी? ज्वालामुखी की। यहाँ का जो जितनी मिट्टी होगी इस एरिया में, ये किसके द्वारा बनी होगी? ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा के द्वारा, जो ठंडा होकर क्या बन गया? लावा। और वही घिस के वहां क्या बन गया है? मिट्टी बन गया। ऐसी मिट्टी घिसती है तो काले रंग की होती है। ज्वालामुखी जब घिस जाता है तो कैसी होती है? काले। बताइए तो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया कैसा है? हाँ, काली मिट्टी का है। कैसा है? काली मिट्टी का है। यहाँ पे ये पहाड़ हो गए। यहाँ पर इसकी चोटियां जो है साउथ के हिस्सा में ज्यादा ऊंची है, जबकि ऊपर में जाएंगे तो थोड़ा कम ऊंची है। तो ये पश्चिमी घाट की चोटियां दक्षिणी भाग में ज्यादा ऊंची है। इसके जो पीक है ये दक्षिणी भाग में ज्यादा ऊंचा है। इसी के इधर देखेंगे तो पूर्वी घाट है। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है ज्यादा ऊंचा नहीं है। ये लगभग इसकी एवरेज ऊंचाई जो है 600 से 800 मीटर है। 600 से 800। महेंद्रगिरी इसकी जो सबसे ऊंची है वो लगभग 1500 मीटर है। कितना? 1500। वो उड़ीसा में। यहां तक था। इवन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से कंटिन्यू था। कैसा था? कंटिन्यूअस था। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि था? यहां से बहुत सारी नदियां निकली। किधर से? पश्चिमी घाट। मजबूरी में वो इधर जा ही नहीं सकती थी कि भारत का ढाल यहाँ पे ऊंचा है, इस साइड में कम है, तो नदियां किधर जाएंगी? पूर्वी साइड में। तो दक्कन के पठार का यानी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस साइड में है? पश्चिम साइड, पूरब साइड में। पश्चिम से पूरब, और पूरब में भी पूरी तरह से पूरब नहीं है। एक कॉपी लाओ तो भाई, मटेरियल देखिए किसका।
चीज हो गया, ये ढाल हम इसको ऐसे कर दिए तो इतना समझ में आ रहा है कि ढाल किधर है, पूरब की ओर। कैसे है? पूरब। लेकिन इसी में हल्का सा अगर मोड़ दे तो देखिए पूरब हल्का सा से मोड़ दे तो नदी सीधे ऐसे नहीं जाएगी, जाने के बाद भी थोड़ा सा डाउनफॉल होगी, हल्का डाउनफॉल होगी। तो इसका ढाल जाते पूरब की ओर है, लेकिन लगले लगली हल्का सा किधर है, दक्षिण में है। तो दक्षिण पूरब, इसका ढाल किधर है, दक्षिण पूरब। अगर पूरब की ओर रहता, अगर पूरब की ओर रहता तो हमको आराम से किससे पता चल जाता, नदियों द्वारा। और अगर पूरब की ओर रहता तो नदियां तो सीधे जाती, जैसे गंगा नदी जाती है ऐसे सीधे नदी निकल जाती। जैसे बिहार का ढाल किधर है, पूरब की ओर, गंगा नदी सीधे जाएगी बिहार में। और देखिए बिहार में गंगा नदी ऐसा नहीं है टेढ़ा होकर जाती है, गंगा नदी बिहार से गुजरती है ना, सीधे चल जाती है, सीधे चली जाती है। तो ये जो हमारा ऊपर का मैदान है इसका ढाल किधर है, पूरब। लेकिन इस पठार का ढाल किधर है, पूरब और दक्षिण, इस साइड है लेकिन हल्का सा झुका हुआ है। यहां कोई भी नदी सीधे जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि हमको नदियों से ही पता चला है कि यहाँ का ढाल कैसा था, टेढ़ा था। तो यहाँ से नदी जो जाती है ऐसे गोदावरी नदी ऐसे तीर से जाएगी। ये गोदावरी नदी इसको यहाँ से काट दी है, गोदावरी नदी क्या कर दी है, काट दी। यहीं पे देखेंगे तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी ये भी क्या कर दी है, काट दी है। यहाँ पे नीचे देखेंगे कावेरी नदी, कावेरी नदी भी इसको क्या कर दी है, काट दी है। तो जहां तहां से ये पठार क्या हो चुका है, ये पहाड़ी कट चुकी है। तो पूर्वी घाट पहाड़ जो है ये इसे नदियों ने क्या कर दिया, काट दिया। तो ये कंटिन्यूअस ना होकर क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी इसकी एक और खराबी, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, ये ज्यादा ऊंचा ये कम ऊंचा, ये कंटिन्यूअस ये उतना कंटिन्यूअस नहीं है। इस पहाड़ी का विस्तार देखिए कहां तक है, साउथ तक, अब पानी में हेल के कहां तक है, श्रीलंका तक है। और ये पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ से आके टकरा जा रही है। तो क्या टकरा जाने का मतलब यहाँ पे ये पश्चिमी घाट खत्म हो जाएगा, नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या कहेंगे, नीलगिरी। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। किसी को कोई दिक्कत है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसके नीचे भी पश्चिमी घाट है या नहीं है, नीचे भी पश्चिमी घाट है। ये क्यों, क्या कर रहे हैं, पीछे क्या थोड़ा सा प्रोजेक्टर ऑफ हो रहा था क्या, हल्का हल्का हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो, वो हिल रहा है, वो देख रहे हो HDMI। पंखा बंद करो, लड़की सबके पास था, बंद हो गया, अब ठीक है। अरे छोड़ दो इन लोग को, वैसे भी आप लोग को तो गर्मी उर्मी बंद हो जाएगा क्लासे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो HDMI केवल हिल रहा है, हॉल नंबर 3-4 वालों को नहीं दिखेगा, उससे उसको हटा दो सही से, नहीं तो फिर सब लड़की सबको भी, भाई गर्मी का दिन आ गया, आप किसी को भी गर्मी लगेगा। शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या, किधर साइड से कुछ शॉर्ट सर्किट देखो है। OBS को क्या दिक्कत है, सोच रहे इसको क्या हो गया जी, कोरोना हो गया क्या। थोड़ा सा कभी कभी ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है चलेगा जी। अरे हालांकि कोचिंग वोचिंग में शॉर्ट सर्किट होगा दिक्कत है, देखना भाई उधर सब जगह फायर वाला लगा हुआ है, देख रहे हैं। गुजरात में आग लग गया था एक कोचिंग में, देखते बहुत, यहाँ वो समस्या नहीं आएगा, सब चीज का व्यवस्था रखा गया यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ बिहार है। चलिए देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर समझ में आ गया।
पश्चिमी घाट का निचला विस्तार, मेरी ओर ध्यान से समझिए अब इस चीज को। पश्चिमी घाट पहाड़ की एक एक छोटी छोटी चोटियों को यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मैप में। हम यहाँ बता देंगे आपको, तो उतना डिटेल से नहीं, लेकिन इससे क्या होगा कि पहाड़ी में घुसेंगे ना तो आपका दिमाग से ना थोड़ा सा हट जाएगा, हम पठार पढ़ रहे हैं कि पहाड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग नक्शा में देखते चलेंगे। वैसे भी अगर हम आपको बताते हैं कि यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी है, आप तो देखे ही नहीं है कार्डेमम की पहाड़ी, नहीं ना देखे हैं, तो यहाँ कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी के ऊपर पढ़ेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी, ये पहाड़ियां जो है क्या हिमालय की तरह ऊंची है? हिमालय की तरह ऊंची है? नहीं है। कैसी है भैया? ये बहुत नीची है। इनके एवरेज ऊंचाई 1500 मीटर है, कहीं कहीं ये यहाँ पर 2500 मीटर के पास है। तो 2500 मीटर वाला एरिया हिमालय का जो 4 चोटी देखे थे, ट्रांस हिमालय 6000, बृहद हिमालय 6100 और मध्य हिमालय 3000। तो 3000 वाला एरिया पर्यटक के लिए था कि नहीं था? हिमालय का वह हिस्सा जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध था, मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय की ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई? मध्य हिमालय, लगभग उतनी ही ऊंचाई है पूरे पश्चिमी घाट की, है कि नहीं है? लगभग उतना ही है। तो बताइए ये सारी की सारी पर्वतीय श्रेणियां क्या पर्यटन के लिए होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे नीचे में कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी होगी। इसके पास आपको मिलेगा आपको अन्नामलाई की पहाड़ी, वहीं पालिनी की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम है? ऊटी। बहुत प्रसिद्ध जगह पर्यटन के लिए, ऊटी जगह। वो किस पहाड़ी का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट का सतत विस्तार है, छोटे छोटे पहाड़ियां जो पर्यटन के लिए फेमस हो जाती हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये नीचे वाला जगह कौन सा? क्या हो गया जी? ओबीएस गया, ब्लैक है, ब्लैक दिख रहा है, ठीक है ना? अजय इसमें पूरा का पूरा वायरिंग चेंज कराना पड़ेगा। असल में जानते हो दिक्कत क्या था? क्लासरूम जैसे ताजमहल बन रहा था तो उसको पता था पहले ही से कि इसको ताजमहल बनाना है, उसी हिसाब से बनाया था उसको। ये ताजमहल ये हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा अचानक हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल बना के चल गए कि जब मन तब कुछ पंखा जुड़वा दिए, एसी उसी। ये लड़की सबका एसी कौन खोल दिया जी? जैसे इसलिए थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया यार। अभी सैटरडे संडे कल है ना, कल इसका पूरा इलाज होगा, बीच में इलाज नहीं हो पाता। इलेक्ट्रिक वाला काम अक्सर हम लोग होली में ही रिपेयर वगैरह कराते थे लोग। चलो भाई देखो, इस पूर्वी घाट को किसने काटा? हाँ, पूर्वी घाट ऊंचा नहीं है, यहीं से आपका चालू हो जाता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? दो कारण है। बस पूर्वी तटीय मैदान की ओर वर्षा न होने के दो कारण। पहला कि जब मानसून उस बादल को कहते हैं जिसमें बारिश होता है, जब मानसून इधर से जाएगा तो पहले तो टकरा के रोक देगा कौन? पश्चिमी घाट। अब कुछ हेल भी गया तो कौन रोक देगा? पूर्वी घाट। इसलिए इस साइड में वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि भारत में जो मानसून होता है इसी डायरेक्शन से पश्चिम की ओर से जा रहा होता है। पश्चिमी घाट की चोटियां जो है, यहाँ पर ऊपर में दो प्रमुख चोटी है, महाबलेश्वर और कलसूबाई। महाबलेश्वर और कलसूबाई, यहाँ की दो प्रमुख चोटी बोलेंगे, महाबलेश्वर और कलसूबाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की दोदा बेटा। ये नीचे अन्नामलाई है, कौन पर्वत? अन्नामलाई। उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। मुडी ऊपर रहता है, अनाईमुडी। किसी को कोई दिक्कत? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची महेंद्रगिरी।
पूर्वी घाट की महेंद्र, चलिए बताते चलिए। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की दो प्रमुख चोटी, महाबलेश्वर, कलसूबाई। महाबलेश्वर और कलसू। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी के नीचे पश्चिमी घाट का विस्तार है कि पूर्वी घाट का? किसका? पश्चिमी घाट। सतत पहाड़ियां कौन है? पश्चिमी। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। और असतत कौन है? पूर्वी घाट। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो पर्यटक के लिए पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। वो नीलगिरी से ऊपर की नीचे यहाँ पर अन्ना मलाई के नीचे इलायची। अन्ना मलाई और इलायची को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कार्डेमम। क्या कहेंगे? कार्डेमम। अन्ना मलाई और इलायची। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ दो पर्यटक पहाड़ी बताएंगे, सेवराय की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी। सेवराय और पालिनी की पहाड़ी। यहाँ सबसे प्रमुख पर्यटक हिल स्टेशन बताएंगे, ऊटी। सबसे प्रमुख पर्यटक हिल स्टेशन ऊटी। पश्चिमी घाट का समुद्री विस्तार कहाँ तक चला जाता है? श्रीलंका तक। पश्चिमी और पूर्वी घाट में वह कौन सा पहाड़ है जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर हॉट स्पॉट में है? पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट? कौन सा घाट? पश्चिमी घाट का विस्तार कहां तक है? श्रीलंका तक है। अब बताइए, प्रायद्वीपीय पठार का कगार का काम पश्चिमी घाट करेगा कि पूर्वी घाट? कौन करेगा? दोनों कर देता है। इन्हीं के बीच में ये आ जाते हैं। पूर्वी घाट को काटा किसने काटा? नदियों ने काट दिया। भारत में दो जगहों पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता को इंग्लिश में कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जैव विविधता जीव जंतुओं की संख्या को कतई नहीं बताता है। जितने लोग इसमें पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी या पीसीएस के लिए, कितने लोग इसमें सीजीएल का करते हैं? आपको सीजीएल से ज्यादा इजी पड़ेगा पीसीएस, जिसके दो रीजन है। सीजीएल का प्रतिदिन कट ऑफ का आगे भागना और उसमें नॉर्मलाइजेशन ठोक के आपको बर्बाद कर लेना। समझ गए कि नहीं आएगा? नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक चीज है कि सीजीएल वालों को देखिए किस तरह से रूल आता है वहां पर। अगर चुनाव में नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन से मोदी जी को हरा के कंगना रनौत जीत जाएगी। ये है नॉर्मलाइजेशन। बताओ भाई, जिसका 150 पाया उसका रिजल्ट हो जाएगा, जो 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो उस एग्जाम में आपका कंफर्म एक तो क्वेश्चन पूछेगा आपका किससे? बायोडाइवर्सिटी से। और आप लोग जितना लोग है, जिस जगह का आप लोग को, जैसे मान के चलिए जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग में 90% बिहार के ही होंगे, कुछ झारखंड, बंगाल, यूपी के होंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले भाई साहब, आप तो किस क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के होंगे। एक लड़का अंडमान निकोबार से लेटर भेजा था, मतलब कोचिंग के एड्रेस पर। बेचारा का बहुत मतलब खुश था वो पढ़ के। वो भी मुख्य भूमि से थोड़ा सा कट गया है, नहीं देखते। हम लोग को क्लास 6 में आने के बाद पता चला था कि हमरे हैं तो छूट गया था वो लोग। तो जितने पीसीएस का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए चैप्टर अच्छा होगा आप लोग को। आप लोग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जितना पूछा रहेगा ना, अनसॉल्व क्वेश्चन वगैरह में, तो होली के बाद आपका हर सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, उस सब में हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन से भी बताएंगे। तो ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी से पूछेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है। तो बायोडाइवर्सिटी कभी भी जीव जंतुओं की संख्या नहीं बताता है, बल्कि वो जीव जंतुओं की कैटेगरी बताता है। जीव जंतु क्या बताएगा? कैटेगरी। जैसे ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम में केवल 2 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन? होशियार और बकलोल, लड़का और लड़की। कैटेगरी ज्यादा नहीं है, लेकिन कैटेगरी कब होगी कि इतने लड़कों में से कुछ लड़कों को लेके आया जाए अफ्रीका से एकदम काला काला मंगरेला, कुछ को नेपाल से लाया जाए हाइट कम छोटे साइज वाले को, कुछ को पंजाब से लाया जाए है लड़के लेकिन है सरदार दी एकदम भयानक पगड़ी वाला। तो जब कभी भी किसी एक चीज की कई सारी वैरायटी मिलने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। और ये जैव विविधता बहुत जरूरी है पर्यावरण को बचाने के लिए। और जहां जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी वहां सारे जीव एक साथ बीमार नहीं पड़ेंगे, ना ही एक साथ उनका पतन हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है, बीमारियां अलग अलग को प्रभावित करती हैं।
जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मानव पाया जाता है, एक वायरस निकला कोरोना वायरस, लपेट दिया सबको, लपेट दिया कि नहीं। लेकिन वही डाइवर्सिटी में देखिए मानव इसी पृथ्वी पे कुत्ता भी पाया जाता है। क्या रेबीज आदमी को प्रभावित करता है? जब तक काटेगा नहीं खुदवा तब तक प्रभावित नहीं करेगा। कोई रेबीज का कुत्ता बगल में भी है तो कुछ थोड़ी ना दिक्कत है, जब तक काटे नहीं। काटियो लिया तो ससुराल इंजेक्शन लगा लोगे। इसीलिए भारत सरकार कभी भी पर्यावरण की संख्या बढ़ाने पे जोर नहीं देती है, उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाने पर जोर देती है। आपके शहर गली मोहल्ले में सरकार जब कभी पेड़ लगाएगी तो ऐसा पेड़ लगाएगी जो ना को फले नहीं निकलता है। देखे सरकार आम का पेड़ लगवा रही है, जिसके दो रीजन है। आम की जैव विविधता में कोई कमी नहीं है, वो मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए लोग उसे क्या करते हैं, खुद लगा देते हैं, और इसलिए सरकार नहीं लगाती। दूसरा, अगर सरकार सड़क के किनारे आम का पेड़ लगा दे, सब मोहल्ला वाला लगेगा से तोड़ने उसको, और सड़क पर एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा पेड़ लगाओ कुछ ना हो उसमें। तो जैव विविधता के लिए दो चीज का होना जरूरी है। पहला, वहां धूप अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, धूप। दूसरा, वहां वर्षा ज्यादा होनी चाहिए, धूप और वर्षा। अगर ये दो चीज होगी तो जैव विविधता ज्यादा होगी। एक बात बताइए, सूरज तो पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। अब हम आपसे हिमालय के बारे में पूछते हैं। हिमालय यहां से यहां तक पढ़ा दिए, लाइव वाले सारे लोग बताएंगे, लोग देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। जैव विविधता की जब बात करेंगे वेराइटीज की, तो हम बता दिए कि वेराइटीज किस लिए होते हैं, दो चीज, बारिश और धूप। बारिश और धूप। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से। तो हिमालय, प्रायद्वीप को भूल जाइए, हिमालय के पश्चिमी भाग में, ये हिमालय का पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है हिमालय का। तो हिमालय के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की तुलना करेंगे तो किस जगह पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिले? हाँ, क्या पश्चिमी भाग में ना होगा? क्या पश्चिमी तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। पहला रीजन, धूप की मात्रा ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? यहाँ बड़का बड़का पहाड़ खड़ा है भैया, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, भाई साहब कुल का कुल पहाड़ खड़ा करके रोक दिया। धूप जाएगा कहां से? बर्फ पड़ा रहेगा तो वहां कौन जीव जंतु रहेंगे? बर्फ में वही लोग न रह सकते हैं जो गर्मी ठंडी को बेहतरीन ढंग से बर्दाश्त कर सकते हैं, मोटे चमड़े, मतलब जिनमें वसा ज्यादा रहता है। तो इस साइड में धूप की मात्रा ज्यादा। दूसरा, जो मानसून होता है, वर्षा मानसून जो अरब सागर से निकलता है, ध्यान से देखिए, अरब सागरी मानसून, तो ये नीचे साइड से मानसून निकला, तो इसे कौन रोक दिया? पश्चिमी घाट। लेकिन जो यहां से निकला यहीं तक को ना पश्चिमी घाट रोक सकता है। जो ससुराल से निकला वो सीधे कहा जाएगा, कहां निकलेगा? पूर्वी घाट। कहां निकलेगा? पूर्वी। अरे भाई साहब यही ना रोकेगा, यहाँ पे इधर या कौन है? यहाँ छाता लगा के रोकेगा कोई बीचवा में? सीधे कहां निकलेगा? आगे। और यहाँ सबसे पहले कौन राज्य टकराएगा? एक मेघालय। अब मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया आराम से खड़ा होके खड़ा है। कौन है भाई? मानसून है, धड़ाम दे मारेगा, टकरा जाएगा। सारा का सारा पानी कहां बरस जाएगा? मेघालय में। चेरा पूंजी, मासीराम में वर्षा ज्यादा क्यों होती है? इसी वजह से। तो पूर्वी हिमालय में बारिश भी ज्यादा, धूप भी ज्यादा, इसलिए पूर्वी हिमालय की जैव विविधता ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? एक बात बता भाई, मानसून जो इधर गया पूर्वी घाट को साथ कुछ नहीं, सब निकल दिया, कहा कि तू ससुरा उधर रहो, वर्षा कराया नहीं। जो इधर से गया ओकरा ही रोक दिया, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है। अगर इसकी कम रहती तो यहाँ वर्षा ज्यादा हो जाता, तो रोक दिया। इधर वर्षा हुआ नहीं, वर्षा इधर भी नहीं हुआ। और रही बात धूप की, तो इन दोनों में इतना डिस्टेंस है कि धूप कभी ये इस पे इसकी परछाई जा ही नहीं सकती। दूसरा, इतना कम हाइट पे है कि ये इसके लिए धूप को रोक ही नहीं सकता है। दो रीजन है ना, बहुत दूर होने की वजह से आप नहीं रोक सकते ना परछाई से, और ये तो पासे पास पहाड़ी सटे है सब वहां पे, तो इस पर धूप की भी मात्रा ज्यादा, समुद्र की नजदीकिता ज्यादा, वर्षा की मात्रा ज्यादा। तो भारत में जो जैव विविधता के दो प्रमुख केंद्र हो जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। अब गलती से अगर मार दिए आप पूर्वी घाट तो हो जाएंगे चौपट। क्या जीव जंतुओं की संख्या से मायने रखता है? नहीं। जैसे किसी के खेत में, किसी गांव में खूब ज्यादा बासमती चावल बोती है, पूरा गांव में बासमती चावल बोती है, तो उस गांव के लोगों का इनकम ज्यादा होगा, लेकिन उस गांव की जैव विविधता ज्यादा नहीं है। अरे 2-4 बीघा बासमती, संभा मंसूरी, सोनम, सुपर स्टार, कतरनी, राशन वाला चावल, मोटका, संभा दुगुन होता है कि नहीं होता है?
अरे आप लोग खेती किए होंगे, ज्यादा जानते होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग खेती उती नहीं किए लोग, इसलिए उतना पता नहीं है। हाँ बोलो, किधर से? इस साइड से। हाँ देखो, ये दिमाग लगाया है। अरे वाह रे वाह पतरुआ, वाह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ पतरुआ वाह। देखो कह रहा सर इधर से हुआ, ले जाइए ना इसे। केरल के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? केरल उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब जो जो जगह विषुवत रेखा के ऊपर है वहां की हवाएं दाहिनी ओर चलेंगी। किधर की ओर? दाहिनी। और जो दक्षिणी गोलार्ध में वहां की हवाएं बाईं ओर चलेंगी। कैसे चलेंगी? बाईं ओर। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान स्थिति में भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। अब फेरल ने बता दिया रिसर्च करके कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर चलती हैं? दाहिनी ओर। इसलिए हर हवाएं किधर मुड़ेगी? दाहिनी ओर। लेकिन क्या भारत में हमेशा ये हवाएं दाहिनी ओर मुड़ रही थी? नहीं। जब भारत कहाँ था? मकर रेखा पर। तो बताइए हवाएं किधर से चल रही होंगी? इस डायरेक्शन। तब बताइए उस समय में भारत के पश्चिमी भाग में जीव जंतु ज्यादा होंगे कि पूर्वी? पूर्वी भाग में होंगे कि नहीं होंगे? इसी कारण जब भारत यहां से यहां आया और जब ज्वालामुखी ब्लास्ट किया था तो दक्कन ट्रैप यहां निकला था, तो यहां जीव जंतु उस समय ज्यादा थे ही सब नहीं, इसलिए यहां पर आज भी खनिज उतना नहीं मिलता है। और चूंकि इस साइड में खनिज ज्यादा थे, वनस्पति ज्यादा थे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब यहाँ हवाएं इधर चलती थी तो वनस्पति इस साइड थे, इसलिए आज भी देखेंगे धारवाड़ का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इस एरिया में ज्यादा खनिज आज भी मिलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? हवाएं किधर से चलेंगी? दाहिनी साइड में। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती हैं? किसी को कोई दिक्कत? भारत में जैव विविधता के दो प्रमुख केंद्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का विस्तार तो भैया म्यांमार तक चला गया है। कहां तक चला गया है? म्यांमार। और पश्चिमी घाट का विस्तार आपका श्रीलंका तक चला गया। तो हमारे दोनों जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट, उसे क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। क्या कहा जाएगा? हॉट। बकलोल भाई इधर सामने देखना, इधर उधर मत देखा कर ना, भेज देंगे तेरा पीछे, अपना नहीं देखता है बकलोल कहीं का। अभी बेरोजगार है, पढ़ ले, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो ध्यान से। ये दो हॉट स्पॉट समझ में आ गया? किसी भी जगह पे हॉट स्पॉट बनाना है तो वहां पेड़ पौधों और जानवरों की हर कैटेगरी मिलना जरूरी है। क्या भारत में पाई जाने वाली गाय में जैव विविधता है? अरे भाई साहब, गाय किसी की जर्सी है, किसी की साहिवाल है, किसी का हिंदी मीडियम वाली गैया है, जिसको देसी गाय। अरे देसी गाय में भाई साहब देखो, भले वो दूध कम दे लेकिन कोनो मौसम में वो बीमार नहीं पड़ेगी। वो पूरा वो प्योर हिंदी मीडियम वाली है। उसको कुछ सबसे खतरनाक HF दूध तो देगी 40 लीटर, HF 40 लीटर। लेकिन इसको गर्मी के दिन में कूलर चाहिए, ठंडी के दिन में कंबल चाहिए मांटिकोरलो का। बहुत मतलब ये एकदम बहुत VIP गाय है। मैं तो हाँफने लगे। जर्सी गाय को आप धूप में रख दीजिए और ये गाय को धूप में रख, जर्सी गाय हाँफने लगी और हिंदी मीडियम वाला देखेगी क्योंकि गाय हाँफ रही है। ये ICSE बोर्ड की होती है हिंदी। देखा CBSE वाले सब सीधे होते हैं सर, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा सर। ये जानवरों में भी इसका असर है। जर्सी गाय का सींग होता है, चुपचाप देखेगी। हिंदी मीडियम वाला तनी ताम जाम करिए ना, अगर वो खूंटा उखाड़ दी तो आधा घंटा से पहले वो मानने वाली ना है, गौर मोहल्ला नाचेगी। तो हमारे यहाँ जानवरों में भी क्या है? जैव विविधता है। कैसा है? जैव विविधता। जैव विविधता को बचा के रखना जरूरी है। जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है उस जगह को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अब इस जैव विविधता में दूसरी जैव विविधता आती है, जलीय जैव विविधता। जलीय जैव विविधता में कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब जो चीजें आते हैं ये जलीय जैव विविधता में आते हैं। इनको भी बचा के रखना जरूरी है भाई। तो इनको बचाने के लिए रामसर सम्मेलन होता है, रामसर साइट बना दिए जाते हैं। क्या बना देते हैं? रामसर साइट। ये रामसर साइट भी आपको पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा था ना, रामसर साइट में कौन कौन? चिल्का, INS चिल्का, चिल्का झील, क्या दलदलीय क्षेत्र है कि नहीं है? तो रामसर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वैसे जैव विविधता जो पानी वाले क्षेत्र में जो दलदली रहते हैं उन्हें हॉट स्पॉट करेंगे कि रामसर? क्या कहेंगे? रामसर। और जहां पे ये सब सूखा वाला क्षेत्र रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र, जीव जंतु की विविधता, उसे हॉट स्पॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पठारी क्षेत्र समझ में आ गया?
भारत का चौथा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? तीसरा क्या पढ़े थे? प्रायद्वीपीय पठार। उत्पत्ति देख ली है प्रायद्वीपीय पठार का। भारत कहां कौन सी रेखा से आया है? मकर रेखा से। भारत में ज्यादातर जो वनस्पति जो खनिज वगैरह पाए जाते हैं वो पूर्वी भाग में ही मिले हैं, इस साइड में कम क्यों है? हाँ, जब आया था ना तो उस समय इधर क्या थे? सब सदाबहार जंगल थे। और हॉट स्पॉट का रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हॉट स्पॉट भारत के किस साइड में? पश्चिमी और पूर्वी हिमालय। अब बताओ भैया, अगर यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा है तो क्या एक ही कैटेगरी का पेड़ निकलेगा? अलग अलग कैटेगरी का पेड़ निकलेगा। अब अलग अलग कैटेगरी का पेड़ निकलेगा तो अलग अलग कैटेगरी के पेड़ का पतझड़ का मौसम, यानी जब वो पत्ते गिराएंगे तो वो क्या एक ही साथ गिराएंगे कि अलग अलग मौसम? अलग अलग मौसम में वो क्या गिराते हैं? पत्ते गिरा देते हैं। इसी वजह से उसी जंगल में 10 लाख पेड़ है और अगर वहां पे जैव विविधता ज्यादा, जैसे पश्चिमी घाट में मान के चले 10 लाख पेड़ है, तो जनवरी में कोनो 50,000 अपना पत्ती गिरा दिया तो 10 लाख में से 50,000 का पत्ती गिर गया तो कोनो का जंगल सुनसान दिखने लगेगा? पता नहीं चलेगा पत्ती गिरा कि नहीं गिरा। फिर अगले महीने किसी पेड़ ने पत्ती गिरा दिया, फिर अगले महीने। तो जैव विविधता वाले क्षेत्र में हर महीने पतझड़ का मौसम आता है, लेकिन एक के साथ कोनों का पतझड़ नहीं आता है। इसलिए इसे कहा जाता है सदाबहार वन। कौन सा वन? सदाबहार। भारत में 2 जगह बताइए जहां सदाबहार वन है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये क्या वहां पे पतझड़ का मौसम ही नहीं आता है? हो ही नहीं सकता है कि पतझड़ का मौसम नहीं आए। अरे हम लोग का ठंडी के दिन में चमड़ा छोड़ने लगता है, पेड़ पौधे का पत्ता क्या चीज है? पत्ता कौन चीज? टूटेगा तबे ना नया निकलेगा। जबकि हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में जहां हम लोग रहते हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो एरिया, बंगाल, यहाँ पर जैव विविधता नहीं है। 8-10 कैटेगरी का पेड़ होता है। नीम होगा, सेखुआ होगा, सागौन होगा, सेमर होगा, आम होगा, यूकलिप्टस होगा, शीशम होगा। 8-10 को आप जानते हो। मुख्य रूप से यही सब ससुरा अप्रैल में पत्ती गिरा देते हैं। सन्नाटा कौन ची हो गया? ये पतझड़ का मौसम है। समझ गया कि नहीं? पतझड़, सावन, बसंत, बहार। सुने हैं क्या? जहां जैव विविधता ज्यादा है वहां पतझड़ नहीं आता है? आता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। पता है कि नहीं? नहीं पता। जैसे ये क्लासरूम में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, क्या सब होशियार है? नहीं। कुछ कुछ बकलोल भी है। पता चलता है क्या इसमें बकलोल है? नहीं, छुप जाता है। कोई हिस्ट्री के बैच में बकलोल है तो कोई ज्योग्राफी के बैच में बकलोल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? हम जब बकलोल बोलते हैं तो ये अपने पे ले लेती है। हम तो नाम लेके नहीं बोलते, लेकिन समझदार की कमी थोड़ी है दुनिया। इंदिरा गांधी एक बार इमरजेंसी लगा दी थी, तो इमरजेंसी में ना एक कवि थे। इमरजेंसी में ना आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो जाए, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो एक कवि ने बोल दिया ये सरकार निकम्मी है। इंदिरा गांधी के समय में देखो दरोगा गिरफ्तार कर लिया, चलिए गिरफ्तार कर। तो कवि ने कहा कि हम कहा कहें कि भारत की सरकार निकम्मी है। तो दरोगा कहा चुप, हम नहीं समझ रहे हैं कहां की सरकार निकम्मी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम बकलोल सबको कहते हैं, ये सब अपने को समझ जाते हैं। समझ आ रहा है? मंडे को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ज्योग्राफी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत मस्त चीज होता है ज्योग्राफी, बस समझ के पढ़ते रहिए। मंडे को करेंगे, पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को मंडे को मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्लास मंडे को।